नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं न्यूज राउंडअप की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की वर्चुअल समीक्षा की। बैठक में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना प्रकरणों में लगातार गिरावट जारी है। बड़ी संख्या में रोज मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। किल कोरोना अभियान में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में एक एक मरीज की पहचान कर उसका इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाकर कोरोना को प्रदेश से जल्द समाप्त करेंगे। सीएम ने शहरों ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों का टेस्ट हो सके और कोरोना मरीजों को चिन्हित किया जा सके। साथ ही वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी श्योपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना नियंत्रण के लिए सीएम और उनकी टीम की तारीफ की। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना की और ब्लैक फंगस की दोनों की समीक्षा और जैसी उनकी चिंता है और चिंता के परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 7.8 हो गई है और टेस्ट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 69,454 मतलब लगभग 70,000 के लगभग टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारी रिकवरी रेट 88-89% तक हो गई है। इस तरह से ब्लैक फंगस को लेकर टास्क फोर्स के गठन को ये सारी जिम्मेदारियां दी हैं और उन्होंने इसका आदेश निकालने का कहा है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी कर रहा है। अब होम डिलीवरी के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत शराब दुकानों से शराब की होम डिलीवरी जारी रहेगी। वहीं शराब दुकान से शराब पिकअप करने की भी सुविधा उपभोक्ताओं को दी जाएगी। विभाग के अनुसार ऑनलाइन शराब बिक्री शुरू होने के बाद भारी मात्रा में उपभोक्ताओं को ऑर्डर दिया। विभाग यथासंभव शराब की होम डिलीवरी करा रहा है, जिसके बाद कुछ उपभोक्ता शराब दुकान के चक्कर काट रहे हैं, जिसे देखते हुए आबकारी विभाग ने होम डिलीवरी सुविधा के साथ ही शराब दुकान से पिकअप की सुविधा ग्राहकों को दी है, जिसका ऑनलाइन भुगतान अग्रिम भुगतान किया जाना है। ग्राहकों को विभाग OTP भेजेगा, जिसमें उसे बताने पर शराब मिल जाएगी। कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी के मामले में सरगुजा जिले के एक डॉक्टर समेत इससे जुड़े स्वास्थ्य विभाग के 8 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव प्रियंका शुक्ला ने स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए हैं। सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश सरगुजा कलेक्टर को दिए हैं। दरअसल 2 मई को सरगुजा जिले के कमलेश नेत्रालय में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को अनाधिकृत रूप से वैक्सीन लगाए जाने की शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया था। इस मामले में हॉस्पिटल के संचालक और मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में सहायक प्राध्यापक आयुष्मान भारत के समन्वयक, सरगुजा जिले के वैक्सीन कोल्ड चेन प्रभारी और मैनेजर, सूरजपुर जिले के कोल्ड चेन प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। SDM ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि मामला चोरी की श्रेणी में आता है। इस मामले में खुद स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। और सूरत की अनादिनाथ कंपनी से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी के ऑर्डर देने के मामले में रायपुर के कारोबारी पंकज जैन पर शिकंजा कस सकता है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे फूड ड्रग विभाग ने डायमंड एजेंसी को नोटिस थमा दिया है। संबंध में मैंने अन्य अपने सभी DIO से जांच भी कराया हूँ ऐसे, और कहीं से खबर नहीं है। यद्यपि चूंकि ये जो केस आया है इसमें उन्होंने अपना बिल वाउचर प्रस्तुत किया है और उसके जो पैसा ट्रांसफर किया इस संबंध में उन्होंने कागज प्रस्तुत किया है, तो उसको हम परीक्षण कर रहे हैं कि किस आधार पर उन्होंने मांग किया था और उसमें हम उस समस्त कागजात को देखेंगे, उसके बाद ही बताता हूँ। प्रदेश भर में कालाबाजारी करने वाले आरोपियों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को पुलिस थाने में पड़े खराब ना होने दे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि थानों में जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाए जाए।
इधर जबलपुर के नकली रेमडेसिविर कांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को यूं तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन आज भी ऐसे कई सवाल मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि मोखा पर सरकारी तंत्र की मेहरबानी बरसती रही है। डकैती के आरोपी से एक बिल्डर, हॉस्पिटल और कॉलेज के संचालक से लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बनने तक मोखा पर इनायत खूब बरसी और उसने भी करप्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना कद भरपूर बढ़ाया। आज सवाल यह भी है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले शख्स और इस पूरे कांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं करा जानी चाहिए। आपदा की इस घड़ी को अवसर बनाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा सलाखों के पीछे है। नकली रेमडेसिविर केस में एसआईटी तफ्तीश में जुटी है, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरबजीत सिंह मोखा ने अपना कद कैसे इतना ऊंचा कर लिया। कभी बिल्डर रहा मोखा, गगनचुंबी इमारतें बनाता बनाता कब सियासी ऊंचाइयां छूता गया पता नहीं चला। साल 2004 में एक घर में घुसकर डकैती डालने का आरोपी सरबजीत सिंह मोखा जल्द ही एक बिल्डर बन गया, जिसने अवैध इमारतें भी बनाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरबजीत सिंह मोखा ने सियासी दलों और नेताओं से गहरी पैठ बना ली। आज भी मोखा अपनी सियासी रब्त जब्त से खुद को बचाने की जुगत में है, लेकिन जनता सिस्टम से न्याय मांग रही। अपने रसूख के दम पर ही मोखा जबलपुर में एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन कोरोना काल में उसकी हकीकत उस वक्त सामने आई जब नकली रेमडेसिविर में उसका नाम आया। एक एक करके उसके राज दुनिया के सामने आते गए। ये भी सामने आया कि कैसे उसने गुजरात से नकली इंजेक्शन मंगवाए। मोखा कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। अब एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि उसका बेटा हरकरण मोखा भी इस कांड में शामिल था। उसने अपने दोस्त की फर्जी आईडी लगाकर इंदौर से नकली रेमडेसिविर की खेप मंगाई थी। दिव्यांग दुबे का जो नाम का उपयोग किया गया है, उस आधार पर दिव्यांग दुबे से पूछताछ की गई थी और कथन लिए गए थे। तो जैसे पूरा फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम इसकी जानकारी से मीडिया को अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, मोखा अपनी पत्नी जसमीत कौर के साथ जबलपुर में ही 2 कॉलेजों का संचालन कर रहा था, जो कि नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। मोखा ने 5000 वर्ग फीट की जमीन पर बने अपने 2 कॉलेजों को सरकारी फाइलों में 78,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का बताया था, जिसे लेकर भी कलेक्टर से शिकायत की गई है। जो सरबजीत सिंह मोखा है, उनने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को जो है 78,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग दिखा करके और ये दोनों कॉलेजों की मान्यता लेकर के 5 वर्षों से कॉलेज चला रहा है। तो हमने जिला प्रशासन से अपील करी है कि तत्काल इन दोनों कॉलेजों की मान्यता समाप्त किया जाए। वहीं जब से मोखा का राज खुला है, तब से पूरे शहर में उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। एनएसयूआई ने भी सिटी हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मोखा को बचाने के आरोप लगाते हुए एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अध्यक्ष के अस्पताल का घेराव किया। कांग्रेस ने सरकार पर उसे बचाने का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है। कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 400-500 जानों संबंधित है। अस्पतालों में कितनी मौतें इंजेक्शन लगने के बाद संक्रमण बढ़ने की घटनाएं कितनी हुई, उनका बैच नंबर क्या था। जो भी जांच आवश्यक है वो जरूर होना चाहिए। उसमें जो लगता है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है जांच परिणाम तक पहुंचेगी। जो दोषी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में सवाल कई हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के मोखा इतना रसूखदार कैसे बन गया। वो कौन लोग हैं जो मोखा को अभी भी बचाने में लगे हैं। नकली इंजेक्शन के इस कांड के और कितने राजदार हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले भी बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 100 हो गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह हो गई है कि इस बीमारी के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन लाइपोसोमल इन्फोटेरेसिन बी की भारी कमी हो गई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले एक बड़ी और गंभीर चुनौती बन गए हैं। इसके मरीजों की संख्या बढ़कर अब 100 तक पहुंच चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अब इसकी चपेट में आकर लोग दम भी तोड़ रहे हैं। लेकिन असल चुनौती ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली सबसे कारगर इंजेक्शन
लाइपोसोमल इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की भारी कमी है, यानी हालात काफी गंभीर हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन गंभीर किस्म के मरीजों में 4 से 6 हफ्ते तक प्रतिदिन 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और चूँकि हड्डी तक बीमारी पहुंच चुकी होती है, आँख और ब्रेन में भी पहुंच चुकी होती है, इसलिए इंजेक्शन लगाना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर से लेकर मीडिया तक चिंता जताता आ रहा है, लेकिन सरकार की कोशिशों के बावजूद अब तक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस दवा को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर इसकी खरीदी बिक्री को नियंत्रित कर दिया है। साथ ही इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल तय करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज करने के आदेश दिए गए हैं। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियों से इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार वो लोग हो रहे हैं जो शुगर पेशेंट थे और कोविड पॉजिटिव होने के दौरान उन्हें स्टेरॉइड, रेमडेसिविर या टोक्लिजुएब जैसी दवाएं दी गई थी। ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, इनके केसेस आ रहे हैं, किसी दिन 5 केस, किसी दिन 10 केस, ऐसे अलग अलग जिलों से रेफर होकर के आ रहे हैं। अधिकतर जो मरीज़ हैं वो दुर्ग बिलई बेल्ट के ही हैं और ये सभी पेशेंट्स वो हैं जिनको पहले कोविड पिछले महीने हो चुका है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और सिम्स में अभी ऐसे संदिग्ध जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट होने की न्यूनतम संभावना है, ऐसे आज की तारीख तक अभी हमारे पास 4 मरीज भर्ती हुए हैं और उनकी जांच और इलाज के लिए कमेटी भी बनाई गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत को देखते हुए विपक्ष ने भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में सरकार को गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखते हुए इस ब्लैक फंगस को लेकर के किसी प्रकार के लोगों में दहशत का वातावरण न बने, इसको लेकर के एक विस्तार से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ताकि लोग दहशत से मुक्त हो सके और इस बीमारी से लोग बच सके। ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, इसे हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी हुई। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता लाइपोसोमल इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी है। अगर जल्द इसकी कमी दूर नहीं की गई तो स्थिति बेहद गंभीर होगी, क्योंकि अगर वक्त पर दवा नहीं मिली तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है और जानें भी जा सकती हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण कई गरीब वर्गों के लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन की ओर से रोजाना गरीबों को मास्क और फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। फिलहाल ये अभियान 15 दिन के लिए शुरू किया गया है। ज़रूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक इस अभियान के लिए किसी भी सदस्य पर सहयोग के लिए दबाव नहीं बनाया गया है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से सहयोग कर रहे हैं। फूड पैकेट में ब्रेड, छोले, छाछ, पानी का पाउच ये वितरित किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन देना इन दिनों कई लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज़्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन पैटर्न का चयन किया है। ऐसे में जिन आवेदकों को इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं आता या फिर जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उन्हें स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, फिर भी मदद नहीं मिल रही है। रायपुर जिले में 9 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों ने ऑनलाइन मोड का चयन किया है, इसलिए परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। इस परेशानी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि अगर ये स्थिति आगे भी बनी रही तो सभी स्कूलों में अलग से ऑफलाइन आवेदन लेने की तैयारी की जाएगी। यहाँ बोर्ड लगा दिए, नोटिस बोर्ड लगा दिए कि ऐसा ऑनलाइन है, और जाके मैंने पूछा तो बोले कि बाहर सब कुछ उसी में ही है, जानकारी आप उसमें से देख लिया, और ज़्यादा कोई है तो प्यून से, तो प्यून भी बोले कि इसी में ही सब कुछ है, ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन करोगे तो पता चल जाएगा, और इतना बताए कि लॉटरी सिस्टम है। वो हम लोग के वो था कि ऑफलाइन वो मिलेगा फार्म करके, इसीलिए हम लोग आए थे, लेकिन ऑफलाइन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है नहीं है। लेकिन हम लोग गरीब जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो कहाँ से कैसे पेपर में जब वो मिलेगा, कैसे मोबाइल में हम लोग तो भर नहीं पाएंगे। आवेदन करने का समय 10 जून तक का है।
तो 10 जून तक ये कर सकते हैं। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है और स्कूलों के कार्यालय खुलते हैं तो जिनके नहीं हुए पंजीयन उनको वहाँ पर एक काउंटर हम लोग भविष्य में उपलब्ध कराएंगे। कोविड की वजह से प्रदेश भर में चल रहे लॉकडाउन ने आरटी कोटे में दाखिले की परेशानी बढ़ा दी है। स्कूलों के साथ साथ चॉइस सेंटर बंद होने की वजह से अधिकांश पेरेंट्स आरटी के तहत एडमिशन के लिए स्कूलों में आवेदन नहीं कर पाए हैं। आलम यह है कि 4,250 सीटों के लिए 2,500 आवेदन ही आए हैं। इनमें से पात्रों की संख्या भी तकरीब 2,700 ही है। इधर राज्य शासन ने 15 मई तक ही आवेदन लेने के निर्देश दिए थे। ऐसे में आरटी कोटे की सीटें फिर से खाली रह जाएंगी। पेरेंट्स के साथ साथ छात्र संगठन भी दाखिले की प्रक्रिया सरल करने के साथ साथ तारीख और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से आम जनता को बहुत मार झेलना पड़ा, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र भी यह मार को हमको झेलना पड़ा। 15 मार्च के बाद अत्यधिक रूप से अगर इसमें अगर आवेदन हो पाता तो सरकार को भी इसमें फ़ायदा होता और यह गरीब वर्ग से लेकर के शिक्षित वर्ग तक इसमें हर किसी को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक दाखिला हो पाती। लॉकडाउन हुआ और इससे बहुत छात्र परिजन जो थे वो वंचित हो गए एडमिशन से। शासन और प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडमिशन ले सकें और उसका फ़ायदा इनको मिल सके। आरटी का इस सत्र में लगभग 4,100 की सीट है, जिसमें से 2,500 के आसपास अभी तक आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, लगातार हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। शासन की ओर से निर्देश है कि आगामी आदेश तक आवेदन लिए जाएंगे। कुछ आवेदन इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने के कारण भी, जो शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल रहे हैं, उसके कारण भी थोड़ी सी संख्या में कमी आई। दंतेवाड़ा के किरंदुल निवासी बबलू सिद्दीकी द्वारा धर्म विशेष पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद लोगों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। नाराज लोगों ने जिले के अलग अलग थानों में बबलू सिद्दीकी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा सुकमा और जगदलपुर के थानों में भी मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी के खिलाफ किरंदुल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपी की निवास पर भी दबिश दी, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुका था। इधर आरोपी के फरार होने के बाद से पुलिस ने सभी चेक पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। फेसबुक पर कुछ धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाले पोस्ट वायरल करने के संबंध में जैसे ही सूचना आया था, यहाँ थाना किरंदुल में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कठोरतम धाराओं में, अजमानती धाराओं में उसमें एफआईआर किया गया है। उसकी पता तलाश जारी है। जैसे ही वो मिलते हैं उनकी गिरफ्तार की जाएगी। महासमुंद पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य में जुआ एक्ट में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिले के तेंदुकोना पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे कुल 1,27,78,705 रुपए की जब्ती की है, जिसमें 41,24,705 रुपए नगद, 5 लग्जरी वाहन, 12 मोबाइल हैं। गिरफ्तार लोगों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई बड़े व्यापारियों सहित एक वन अधिकारी भी शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चुकी है और कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर जिला पुलिस बल के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं, जबकि एक कांस्टेबल घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए कैंप के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कुटरू थाना क्षेत्र का है। एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। इस दौरान कुटरू क्षेत्र के अंबेली गाँव में जवान आईडी की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के बैतूल से फरार आरोपी बिल्डर और रायपुर आरपीएफ ने चलती ट्रेन में धरकर उसे दबोच लिया है। पुलिस ने बैतूल पुलिस के हवाले कर दिया। धोखाधड़ी और बलात्कार के मामले में आरोपी बिल्डर अंकित राका अमरकंटक एक्सप्रेस के AC3 के B2 कोच में बैठने के बाद सूचना के बाद रायपुर स्टेशन ट्रेन आने के बाद सीबीआई डिटेक्टिव विंग की एक टीम सादी वर्दी में चढ़कर पूरी ट्रेन की चेकिंग में लग गई, लेकिन आरोपी बिल्डर अंकित राका उक्त सीट पर नहीं मिला, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाकर उसकी खोजबीन शुरू की और आखिरकार पकड़ा गया। पूछताछ में बताया गया कि आरोपी आरपीएफ टीम को भी चकमा देने के लिए ट्रेन के बाथरूम में छिप गया था और ट्रेन चलने के बाद अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें हीरो नकली डॉक्टर बनकर परिवार को धोखे में रखता है। ऐसा ही एक मामला भिंड में सामने आया, जहां एक युवक फर्जी जज बनकर परिवार सहित सभी को धोखा दे रहा था।
दीपक भदौरिया खुद को सिविल जज बताकर रौब झाड़ता था। स्वतंत्र नगर इलाके में एक किराए के मकान में रहने वाले दीपक के बारे में किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो सारा माजरा सामने आ गया। दीपक ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बीमार मां को खुश करने के लिए ड्रामा कर रहा था। उसने वकालत की डिग्री जबलपुर से की थी और कानपुर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी खर्च हो गया, लेकिन वो जज नहीं बन पाया। इसलिए वो फर्जी जज बनकर परिवार और लोगों को धोखा देता रहा। पुलिस ने उसे एक कार भी जब्त की जिस पर न्यायाधीश लिखा हुआ था। दीपक यूपी के कन्नौज का रहने वाला है। क्यों किया था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? सर घर वालों की वजह से हो गया। क्या डर था घर वालों का? डर नहीं था, मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, बुजुर्ग है, इस वजह से हो गया था। कोई नहीं। तो क्या घर वालों को संतुष्ट करने के लिए आपने ये सब किया? जी और कुछ नहीं। जी उसमें पाया गया कि इनका कहीं से कहीं तक सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं है, प्रशिक्षण के दौर पे भी नाम नहीं है। बात पूछताछ से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और चूँकि मुखबिर की सूचना थी और सही पाई गई तो उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। बाद में धारी कार्रवाई की जाएगी। कफन में जेब नहीं होती, इतने पैसे कमाकर कहाँ ले जाओगे? पापा के पैसे कमाकर भगवान को क्या जवाब दोगे? उसका पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है। वो मेरे पति हैं, 40 साल की उम्र है। मुझे ये बताइए कि इस मेरा पेशेंट की आंख पे असर हो रहा है, उसकी आंख में दर्द हो रहा है, उसका पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है। वो मेरे पति हैं, 40 साल की उम्र है। मुझे ये बताइए कि इस हालत में मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगी? इंजेक्शन बाहर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे पास क्या रास्ता होना चाहिए? उनको तिल तिल तड़पते मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है आगे? अगर आज इंजेक्शन नहीं मिलते तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद के आत्महत्या कर लूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब खबर जबलपुर से, जहां ABC 24 की खबर का असर हुआ है। मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। सिटी हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लग गई है। मौजूदा भर्ती मरीजों को विधिवत इलाज देने का आदेश सिटी हॉस्पिटल के संचालक, मैनेजर सहित जिम्मेदार लोगों पर है। जेल में नकली रेमडेसिविर कांड में भेजे गए हैं मोखा। नकली रेमडेसिविर कांड के बाद मरीजों की भर्ती पर ABC 24 ने सवाल उठाया था। सिटी हॉस्पिटल के संचालक, मैनेजर सहित जिम्मेदार लोग हैं। जेल में नकली रेमडेसिविर कांड में वो भेजे गए हैं। अब जो मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उन्हें विधिवत इलाज दीजिए, नए मरीज मत भर्ती कीजिए। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, आपने इस खबर के दौरान एक सवाल उठाया था कि उस इलाके के लोग और आसपास के लोग उस अस्पताल में भर्ती होने आते हैं, तो जो लोग वहां भर्ती हैं वो और साथ ही साथ नए मरीजों को भर्ती ना करें। इन तमाम मुद्दों पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। बेशक विजय, हमने लगातार अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह से कहीं ओवर बिलिंग की शिकायत पर या इलाज में लापरवाही की शिकायत पर जबलपुर के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोरोना के नए मरीजों को भर्ती करने पर जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोक लगा दी गई। लेकिन ऐसा अस्पताल जहां पर मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार खबरों में इस विषय को उठाए जाने के बाद इस खबर का असर हुआ है विजय, और आज जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जबलपुर के CMHO डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में नए कोरोना मरीज या किसी भी तरह के नए मरीज पर के भर्ती करने पर रोक लगा दी है। और चूंकि आदेश विधिवत जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा, मैनेजर की बात की जाए या जिम्मेदार स्टाफ की बात की जाए, वो पहले ही जेल में है और ऐसे में मरीजों का इलाज बेहतर नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। केशकाल विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगनूरपुर, गरका, सिलाटी, लिहा गांव समेत अन्य कई गांवों के सब्जी किसान परेशान हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। किसान कोरोना संक्रमण काल के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सब्जी बेच नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि सप्लाई ठप है। इसके अलावा गाइडलाइन के नियम बेहद कठोर हैं। ऐसे में किसानों का रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
अभी इस बार का 2 साल से लगातार हम लोग लगा रहे हैं, फसल भी अच्छी हो रही है, मेहनत भी कर रहे हैं, अब सब जितने लेबर हैं सब आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ना हमको फसल की उपज का जो पैसे मिलने चाहिए या जो मुनाफा मिलना चाहिए या लागत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। फसल तो लगाए लेकिन फसल उत्पादन सब ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के कारण बेच नहीं पा रहे हैं, कहीं मंडी खुल नहीं रही है। सरकार से मेरा निवेदन है कि किसानों के हित में कोई उचित निर्णय ले। सरगुजा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आए एक युवक को अस्पताल ले जाने की जगह पहले युवक को गोबर गड्ढे में आधे घंटे तक डाल दिया गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल जब दोपहर के बाद बारिश होने के साथ ही आंगन में पानी जमा था, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया एक शख्स। IBC 24 लोगों से अंधविश्वास और इस तरह की खबरों से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील करता है, क्योंकि अगर व्यक्ति में थोड़ी बहुत भी जान है तो वो अस्पताल जाकर ठीक हो सकता है, बजाय ऐसे किसी अंधविश्वास के। छत्तीसगढ़ में भी ताउते चक्रवात का असर साफ देखने को मिल रहा है। बलरामपुर जिले में तेज बारिश हुई है, जिससे निचली बस्तियों में पानी घुस गया। इलाके के 12 गांव ब्लैकआउट हो गए। अंबिकापुर में भी तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है, जिससे शहर समेत कई ग्रामीण इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। तो वहीं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में भी आकाशीय बिजली से 9 लोग चपेट में आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।